तो आज मार्केट्स का दिन कुल मिला के ठीक है। और आज मार्केट्स में अगर आप एक चीज और देख रहे होंगे वो ये है कि आज मेजॉरिटी ऑफ द समय निफ्टी ने हरे निशान में निकाला और मेजॉरिटी ऑफ द समय बैंक निफ्टी ने लाल निशान में निकाला। ये डाइवर्जेंस की रिक्वायरमेंट थी जो दिख रही है, धुरी बन रहा है आईटी कंपनीज। इन सब पे होगी बातचीत। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी शरद और अभिषेक बने रहेंगे अगले 1-1.5 घंटे मेरे साथ। मेहमानों को जोड़ लेंगे साथ ताकि सब चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने हम रख पाएं। तो सिलसिलेवार तरीका क्या है, आपकी स्क्रीन पर आएगा, जिसको हम कहते हैं ऑन द शो। ऑन द शो मतलब इस कार्यक्रम में क्या हिस्सा होगा, किस किस समय कौन कौन चीज़ देखेंगे, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 2:05 पे आने की देर में F&O के हिसाब से जो मार्केट स्टडी हो सकती है हम आपके सामने रखेंगे। क्लोजिंग ट्रेड का सिलसिला 2:10 मेहमानों के साथ शुरू होगा। कोशिश करेंगे निकुंज को जोड़ के निकुंज की नज़र भी आपके सामने उतारें। फिर BTST की कॉल्स, इवेंट्स टू वॉच, साथ ही खबरें, ऑप्शंस का चैंपियन, ट्रेड एक ऑप्शंस का 3 बजे तक मार्केट्स के अंदर जो उथल पुथल होगी सबको समेट के एक ट्रेड एक लिंक आपके सामने रखेंगे मार्केट्स 3, और इस सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आता रहेगा। तो ये पूरा जो 1.5 घंटा है ये पावर पैक है, और कैसे है ये आपकी स्क्रीन पर आप द शो के फॉर्म में देख पा रहे थे। कुछ बड़ी बातें भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, फटाफट से सारी बातें दिखाते जाइएगा। पहला 7वें दिन लगातार तेजी है और निफ्टी 24,300 के करीब है। 7वां दिन है जब FIs के लगातार कैश मार्केट में भी बाइंग है, इसको रिलेट भी कर सकते हैं। हालांकि पोजीशंस में कोई मेजर चेंजेस नहीं आया और हम डेरिवेटिव एक्सपायरी के जस्ट 24 घंटे दूर हैं। बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली है। बैंक निफ्टी एक स्टेप डाउन होगा तभी आईटी को एक स्टेप अप मिलेगा, और आज कुछ वही हो रहा है। आज आईटी ने दिन भर भी एक बार भी मुनाफा वसूली नहीं की और बैंक ने एक बार भी आज तेजी का रुख नहीं अपनाया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 4%। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो लीनियर लाइन आपको दिखेगी। 5-10 मिनट के लिए भी ऐसा मौका नहीं मिला जब आईटी कंपनीज ने ये बताया हो कि वो प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में हो। सबसे तेज HCL टेक चला जो 7% ऊपर है, और शेयर्स भी चले हैं। रफ्तार में ऑटो शेयर्स, टाटा मोटर्स का शेयर तो 4% ऊपर आ गया। ऑटो, आईटी एंड मेटल्स, 3 चीजें हमने आपको नोटिस भी कराई थी। आईटी चल रहा है, ऑटो के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, और अगला नंबर मेटल्स का भी हो सकता है। इसके अलावा सन फार्मा, ल्यूपिन और कुछ फार्मास्यूटिकल शेयर्स भी तेज हैं। थोड़ी सी वजह मैं इंडिया विक्स के साथ क्रेडिट दे सकता हूँ, तो विक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है 3.5% का। ये जो आतंकवादी घटना हुई है उसकी वजह से विक्स बढ़ सकता है, बट ये ज़्यादा नहीं है। ये कुछ मेजर टर्बुलेंस मार्केट्स में लेके आएगा ऐसा कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए ये शांत और पॉजिटिव और बेहतर एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। तो सारी बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी। जो बिल्कुल डिम्पी ने जो है इम्पोर्टेंट बड़ी बातें जो है कही, और खास करके विक्स को लेके जो है एक इम्पोर्टेंट ओपिनियन भी दिया है, जिस तरह हम लोग एक्सपायरी की ओर जा रहे हैं। लेकिन बिग बजर्स क्या है, अभिषेक बताएंगे हमें। शरद, देखिए धीरे धीरे बाजार में लोअर लेवल से निफ्टी में भी रिकवरी आई है और स्ट्रेंथ जो है अब 100 अंकों के आसपास की है और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बराबर है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन आज काफी ज्यादा है, और शुरुआत कर लेते हैं आईटी से, क्योंकि HCL, कोफोर, जो TCS, ये सारे के सारे शेयर जबरदस्त रफ्तार में चल रहे हैं। और इस महीने के निचले स्तर से अगर आप आईटी की रिकवरी को देखेंगे तो करीब हो गई है 14-15% आसपास की आईटी इंडेक्स की। HCL टेक 8% ऊपर, नतीजे इसके अच्छे आए थे और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि बेहतरीन सत्र है। हालांकि सारे के सारे आईटी स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से अभी भी 20% दूर हैं, 25%, 28-30% दूरी पर कारोबार कर, लेकिन रिकवरी आ रही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नतीजे भी अच्छे आए थे। अपडेट जब आए थे तो संकेत मिल गए थे कि नतीजे तैयार होंगे, और नतीजे जब आए हैं तो NII यानी कि ब्याज से आय में करीब 60% के आसपास कुछ है, करीब 1.5 गुनी हो गई है, और एसेट क्वालिटी भी बेहतर हुई है, इसके चलते ये शेयर है। लेकिन कमजोर आउटलुक है हेविल्स का, और हेविल्स में आज हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। ये शेयर चला था कहीं ना कहीं, इसको आप गर्मियों से भी लिंक करके आप देख रहे हैं। एसी वाला एक सेगमेंट है इसके पास, इसका लॉयड्स के नाम से, लेकिन ये प्रेशर आज हम देख रहे हैं। एक और शेयर जहां पर आज गिरावट है वो है फाइनेंस का। Q4 के नतीजे इसके कमजोर आए, इसके लिए M&M फाइनेंस के शेयर में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। और आखिर में एक शेयर फार्मा पैक में हम देख रहे हैं कि बाइंग है, और आज हम एक्सपोर्ट बातचीत कर रहे हैं, तो यही स्कीम भी निकल के आ रही है किसी को अगर नया ट्रेड। तो अरबिंदो फार्मा करीब 4% ऊपर है। ल्यूपिन को लेकर खबरें आई थी कि डायग्नोस्टिक कारोबार में उतर, तो फार्मा को लेकर आया और को लेकर आज माहौल हमें ठीक ठाक दिख रहा है। और अगर
मैं अगर आपको बताऊं कि कौन से सेक्टर आज चल रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं। तेज रफ्तार है आईटी की, करीब 4.25% के आसपास की तेजी है इंडेक्स के लेवल पर। निफ्टी ऑटो करीब 1.5% ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी बैंक में करीब आधे % के आसपास की नरमी है। निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल और पीएसयू स्टॉक्स में भी आज थोड़ी थोड़ी नरमी दिख रही है। तो ये सारे के सारे के सामने सेक्टर के हिसाब से, स्टॉक्स के लिहाज से भी चीजें आपको रख रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि बाजार में आज जो डाइवर्जन थोड़ा दिख रहा है ना, उसमें कौन से सेगमेंट एक्टिव हैं और कहां पर आज हम प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन चलिए एक बार जरा अपनों का सेटअप जरा क्लियरली अच्छे से समझ लेते हैं डिम्पी से कि क्या कुछ हो रहा है। 6 दिन की लगातार तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी। 7वें दिन आके आज वो तेजी थमी है, लेकिन गिरावट कोई ज्यादा नहीं है। लोअर लेवल से स्ट्रेंथ भी दिख रही है। बहुत मुश्किल 2-250 के आसपास की नरमी है। डिम्पी, क्या नोटिस कर रहे हैं आप वायदा बाजार के आंकड़ों में? क्योंकि 5,500 पॉइंट चलने के बाद कोई गिरावट तो है नहीं, है तो छोटी सी मुनाफा वसूली है तो। और नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। छोटी सी मुनाफा वसूली है, एथिकली तो देखा जाए तो वो भी नहीं होती। और आज आप देखो, आज आईटी का फर्स्ट डे है। आप पिछले अगर 10 दिन से आईटी को देख रहे होगे या 15 दिन से आईटी को देख रहे होगे, तो आईटी की परफॉर्मेंस ही नहीं रही। बैंक एक तरफा चला, करीब 5,500 पॉइंट चला 5 दिन में, एवरेज 1000 पॉइंट की आई। अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो आज बैंकिंग, और क्योंकि पैसा तो एक ही है ना मार्केट में, आप वैसे समझिए, मैंने आपको 100 रुपये दिए, 100 रुपये में रोज़ आप सेब खरीद के लाते थे, लेकिन एक दिन आपने सेब नहीं खरीदे। उस 100 रुपये से आपने क्या किया, उस दिन संतरा जाके खरीदा। ठीक है, तो सेब को उस दिन पीछे हटना पड़े ताकि संतरा आपकी झोली में आ पाए। एग्जैक्टली इसी को चर्निंग कहते हैं मार्केट में, कि जब आईटी कंपनीज के अंदर खरीदारी हुई है, तो मतलब बैंक्स को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली बैंक थोड़ा पीछे हटे हैं और आईटी कंपनीज आगे आई हैं। और आप देख पा रहे हैं निफ्टी आज अब तक का जो प्रदर्शन रहा है 2025 में, निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 18% नीचे है। अगर आप सिर्फ आईटी की ही वेटेज को जोड़ दें, जो कि 15% द निफ्टी है, अगर इस 18% का मैं 9% यानी कि 50% भी रिकवर कर दूं, तो ये निफ्टी ड्रैग करा के कम से कम 5% का डाइवर्जेंस कम कर सकता है। डाइवर्जेंस कहने का मतलब कि निफ्टी बैंक निफ्टी का जो फर्क लगा, बैंक निफ्टी ऑलरेडी एटीएच लगा चुका है और आज भी एटीएच लगाया, उसने ऑल टाइम हाई लगाया, बट निफ्टी अभी भी अपने 200 दिनों के एवरेज के आसपास ही घूम रहा है। एटीएच उससे भी करीब 8 से 9% दूर है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, डेरिवेटिव एक्सपायरी पे, क्योंकि कल कटान हो जाएगी, यानी कि सीरीज खत्म हो जाएगी। ये सीरीज अपने आप में काफ़ी बेहतर गई है, अभी तक शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगली सीरीज में माइंड इट, मैं एक पॉइंट आपके सामने फिर से बोल देता हूँ, 1,12,000 अब तक कॉन्ट्रैक्ट है और आज वो 40% से जुड़ा है, यानी कि आज फिर से खरीदारी हुई है। लेकिन ये सीरीज बहुत लाइट है जो अब हम अगली सीरीज में जा रहे हैं। ये सीरीज में कम से कम इस समय का ओपन इंटरेस्ट 1,40,000 के आसपास या 1,25,000 से 1,30,000 के एवरेज होनी चाहिए थी। 10-12,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी थोड़े कम हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कल के दिन में जुड़ जाएगा। अगर नए सीरीज का अप्रैल के बाद जो मई आ रही है, मई सीरीज का जो ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैल्यू में लिखा हुआ है। हाँ, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से बताता हूँ। अगर वो करीब 1,40,000 तक पहुंच जाता है तो फिर सीरीज हैवी मानी जाएगी, नहीं तो लाइट सीरीज होगी। कोई भी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ मार्केट को बहुत ऊपर नीचे करेगी और थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को डेरिवेटिव्स में दिख रही है वो है रोल ओवर्स। देखो, निफ्टी में करीब 60% के आसपास का रोल ओवर हो रहा है बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का अमूमन हिस्सा ट्रांसफर हो चुका है। अब बैंक निफ्टी में आया भी नहीं, उतार चढ़ाव होगा भी नहीं, थोड़ा शांत अवस्था रहेगी। बट निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि अभी सौदों रोल ओवर नहीं हुआ बहुत ज़्यादा पैमाने पर। तो अभी है उसमें 15% रोल ओवर्स की गुंजाइश, तो आपके वो निफ्टी थोड़ा उछाल करेगी। एक बात हमने सुबह भी आपको बताई थी कि डेरिवेटिव्स का डाटा ये अलाउ नहीं करता कि गैप के बाद, यानी कि जो आज सुबह गैप अप हुआ उसके बाद बाजार कुछ बहुत ज़्यादा चले। आज सिर्फ चर्निंग का पार्ट है। अगर आप मेरे से कह रहे हैं देखो सर निफ्टी तो चला है, तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ बैंक निफ्टी नहीं चला, तो मैं आपकी बात को काट भी सकता हूँ, है ना, अगर आप नेट में इंडेक्स का। लेकिन इस पूरी का पूरी धुरी बना आईटी। आज फर्स्ट डे आईटी का चलने का दिन था। निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाना स्क्रीन पर 4% चला है, 4%। अगर टोटल 18% का करेक्शन है इस साल में, तो 4% की रिकवरी भी है आज। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज आईटी का। आईटी ने आज जिस तरह से अपने आप को संभाला है, ये
मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर किया है कि अगली सीरीज में एकदम से मार्केट भरभरा के नहीं गिरेगा। आईटी के आईटी अपना काम करेगा और अपना काम कर सकता है। सेल्स के नंबर भी आने हैं, रिजल्ट्स भी चल रहे हैं, और फिर मेटल्स का भी मूवमेंट आना पेंडिंग भी। तो इसलिए बाजार के अंदर शॉर्ट करने के बारे में ना सोचें। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि बाजार बहुत अच्छा हुआ तो मेरे को बेचना है, या आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। आप ना खरीदें वो ट्रैक फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन बेच दें ये गलत ट्रैक पे होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है, ये लाइन पकड़ के रखो। नए वालों को तभी आना है जब थोड़ा गैप मिल जाए। जतिन केडिया, सचिन गुप्ता मेरे साथ है। बहुत सारी चीजें मैं अगर बोलने पे आया तो आधा घंटा और निकल सकता है, और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे मेहमान बैठे रहे और हम बोलते रहें। इसलिए मेहमानों को कनेक्ट करके फटाफट इस चर्चा को शुरू करते हैं। सचिन भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जतिन जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, आज आपने भी हमारे लिए समय निकाला। शरद, मैं और अभिषेक अगले 1.5 घंटा इनफैक्ट आपके साथ बने रहेंगे और आपके इंटेलिजेंस का भरपूर फायदा लेंगे। सचिन आपसे शुरू करें। अगर हमसे कोई पॉइंट मिस होगा तो जरा आप वो नोटिस करवाइएगा। दूसरे इंडेक्स पे अपना टेक भी दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेल काफी अच्छे से रिपीट ने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। एफएनओ डेटा को भी बहुत विस्तृत रूप से आपने यहाँ पर जो है वो व्यूअर्स के सामने रखा है। यहाँ पर अगर आज के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके का मोमेंटम है अगर हम बात करें, सो लाइक सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए हम बात करते हैं। बैंक निफ्टी में 56,000 56,200 ये एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क ऑन दी हायर साइड में बना हुआ था। आज ऑलमोस्ट टेस्ट होता हुआ नजर आया। चैनल के माध्यम से ही हमने बात की थी इस पर्टिकुलर लेवल्स की, और लाइक बात भी की थी करीब डेली पर एक जो है वो एक एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट्स, अगर जो हम बात करें रिट्रेसमेंट लेवल्स की, उसकी एक्सटेंशन लेवल्स आ रहे 61.8% की, जिसकी हमने चर्चा की थी। सो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास हाईज को आज इंट्राडे में टेस्ट करने के बाद में बैंक निफ्टी में स्लाइड वीकनेस बढ़ती हुई रही है। हालांकि लोअर साइड में अभी एक अच्छे सपोर्ट्स इंटैक्ट है, और सपोर्ट्स अभी के लिए जो है वो 50,000 के आसपास में मुझे नजर आ रहे हैं। जब तक ये सपोर्ट्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, अपसाइड पोटेंशियल्स और फर्दर देखने को मिलना चाहिए। एंड लोअर साइड में इफ इन एनी केस अगर 55,000 ये ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग्स और फर्दर कंटिन्यू होती हुई बैंक निफ्टी में नजर आ सकती है। ऑन द लो साइड 55,000 के नीचे अगर हम स्लिप होते हैं, द लोअर साइड में 54,000 53,700 वो लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। While on the higher side जैसे 56,200 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 57,000 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। सो अभी के लिए दोनों साइड्स के लेवल्स यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं, और इधर साइड ब्रेकआउट विल डिसाइड द फर्दर डायरेक्शन। अगर सपोर्ट्स ब्रेक हुए तो हो सकता है कुछ फर्दर डाउन साइड मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए बैंक निफ्टी में नजर आए। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो जैसे कि आपने बात की जब एक साइड आता है तो दूसरे को रुकना पड़ता है। वैसे ही कुछ मोमेंटम आज हम आईटी सेक्टर्स में देख रहे हैं। आईटी फाइनली लोअर से एक अच्छा रिबाउंड कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है आईटी और ऑटो ये दो सेक्टर्स कमिंग डेज के लिए हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वॉच आउट हमें रखना चाहिए, बिकॉज अगर निफ्टी में फर्दर अपवर्ड मोमेंटम्स बनते हैं तो बेस्ड ऑन दिस टू सेक्टर्स ही देखने को मिल सकते हैं। सो आईटी और ऑटो इन दोनों पॉकेट्स पर नजर होनी चाहिए। और निफ्टी के लिए लेवल्स की अगर हम बात करें, लोअर साइड में अभी के लिए इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 का बना हुआ है, जो कि एक अच्छे सपोर्ट्स को जो है वो सजेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है 24,000 जब तक इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज अपसाइड में 24,450 और इवन उसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो 600 तक के लेवल्स होते हुए नजर आएंगे। सो लोअर साइड में सपोर्ट ध्यान रखना है, अपनी पोजीशंस को एज इट इज रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है अगर ऑलरेडी पोजीशन में है तो, और अगर पोजीशन फर्दर बनाना चाहते हैं इन लेवल्स पे, स्लाइड इन केस अगर कोई भी टिप मिलती है तो उस टिप पर फ्रेश पोजीशंस भी ऐड ऑन की जा सकती है। तो सचिन ने ऑलमोस्ट सारी बातें वैसी एज इट इज आपको सारी नोटिस करवा खाई हैं। जैसे जो हम पॉइंट हम रख रहे थे, एक तो बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है, टिपिकली 24,000 का सपोर्ट है। मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ 24,000 की इंपॉर्टेंस की है। अगर आप ऑप्शंस चेक करते हैं ना, चेक कर लेना 24,100 की जितनी भी कॉल्स है सब में शॉर्ट कवरिंग है, जितनी भी कॉल्स है सब में शॉर्ट कवरिंग है। इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कॉल की स्ट्राइक जहां पे मंदड़ियों का प्रेशर बहुत काम हो रहा है, सबको धकेला जा रहा है, सबको निकाला जा रहा है। 24,000 नहीं टूटेगा। ऐसे रफ आइडिया आप इससे ऑप्शन चेन से भी ले सकते हैं, जो सचिन ने ऑलरेडी आपको 24,000 की सपोर्ट बताई है। सेक्टर्स उन्होंने भी गाइड कर दिया आपको थोड़ा ऑटोस पे और आईटी पे ध्यान रखना है। जतिन भाई, करेंट ट्रेड की शुरुआत बजाई बिगुल और करते हैं क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत।
जतिन भाई बताइए कौन से शेयर्स आप देना चाहते हैं आज? डेफिनेटली दो लॉन्ग साइड की तरफ पे ट्रेड देना चाहेंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो सन फार्मा में होगा। तो सन फार्मा में एक ऑलरेडी 2 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ था, उसके ऊपर आज ब्रेकआउट आ गया है। ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन था अर्ली चार्ट्स आर्ली चार्ट पे उसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो हमें लगता है कि एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट हो गया है। 1760 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेंगे 1825 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो भारतीय एयरटेल में है। तो भारतीय एयरटेल में जैसे कि हमने कहा कि एक ऑल टाइम हाइस के बाद 2 दिनों का एक पुल बैक आया है। पुल बैक अपने अर्ली एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है और एक फ्रेश अप मूव स्टार्ट करने के लिए जा रहा है। तो भारतीय एयरटेल लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1835 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 1905 के। तो दोनों ही लॉन्ग तरफ के ट्रेड्स होंगे, सन फार्मा और भारतीय एयरटेल। दोनों दिग्गज चुने हैं जी ने और दोनों निफ्टी के स्टॉक्स हैं। भारतीय एयरटेल जायंट टेलीकॉम कंपनी है। कल हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, लेकिन आज फिर से ये एक्शन में लौट आया है भारतीय एयरटेल। और इसके सन फार्मा स्टॉक्स रिकमेंड हो रहे हैं। आज दिन के दौरान ल्यूपिन पे कॉल आई, ग्लेनमार्क पे आई, अब देखिए सन फार्मा पर आ रही है। 2% की ऑलरेडी तेजी इसमें हो रही है। तो दो तेजी के सौदे आपको जतिन जी की तरफ से। सचिन जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कहाँ पर बुलिश हैं, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। वेल हमने बात ऑटो सेक्टर की है, तो ऑटो सेक्टर से ही एक स्टॉक यहाँ पे पहले रिकमेंड करेंगे। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर्स और ओवरऑल डेली एंड वीकली चार्ट्स पर अगर फोकस करें तो काफी प्रॉमिसिंग चार्ट है। ओवरऑल बुलिश मोमेंटम्स यहाँ पर वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंटली अगर हम देखें डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंगली भी, तो स्टॉक में एक चैनल फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट्स कंफर्म होते हुए नजर आए। स्टॉक के ऑलरेडी करीब 2650 के आसपास के वो लेवल्स ब्रेक होने के बाद अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। मुझे लगता है अपसाइड फर्दर और यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई स्ट्रेंथ के साथ में नजर आ सकती है। वॉल्यूम्स पे फोकस करें तो वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे इनिशिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज ऑल्सो सपोर्टिंग द फर्दर ट्रेंड। सो यहाँ पर टीवीएस मोटर्स में बाइंग करने की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। ऑल्सो लोअर साइड में क्लोज रहेगा 2678 का। अपसाइड टारगेट्स मुझे 2900 तक लगते हैं, जो कि कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं यहाँ पर रियल्टी सेक्टर से सजेस्ट करूंगा। स्टॉक का नाम है लोधा माइक्रोटेक डेवलपर्स और यहाँ पर भी बाइंग सेटअप्स बनते हुए नजर आए हैं। लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी अलोंग विद द वॉल्यूम्स हमने देखी है। स्टॉक ऑलरेडी आज के ट्रेडिंग सेशंस में करीब 2.5% का गेन भी होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कमिंग डेज में ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है। सो लोधा पर बाइंग करने की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट। लॉन्ग साइड में एक स्टॉप लॉस 1303 का सजेस्ट करूंगा। अपसाइड टारगेट्स जो मुझे लगते हैं करीब 1430 वहां तक देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों ही स्टॉक्स बाइंग के लिए रिकमेंडेड रहेंगे। ठीक है, लोढ़ा को लेकर ये व्यू 3.5% की तेजी और पिछले अगर आप हफ्ते 10 दिन से देखें तो लगातार ये शेयर चल रहा है। जब से कि लोढ़ा भाइयों ने अपने मतभेद को सुलझा लिया है, उसके बाद से हमने देखा कि में अच्छी उड़ान भरी है। 1350 रुपए का भाव इसका हो गया है। 1430 के टारगेट हैं इस पर। और दूसरा जो शेयर बताया सचिन जी ने वो है टीवीएस मोटर का। तो 2 और 2 4 शेयर आपके लिए तेजी के हो गए। सचिन जी एक और काम कीजिए, एक बार जरा टाटा मोटर पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि ये 550 रुपए के नीचे तक ये शेयर गया था और अब रिकवरी में ये करीब 100-125 रुपए रिकवर करके 650 रुपए के ऊपर आ गया है। और चलेगा या फिर मतलब छोटे छोटे गेंस लेते हैं टाटा मोटर में? वेल अभिषेक, मुझे लगता है ओवरऑल अगर ट्रेंड देखे तो वो अभी भी वीक ही है। टॉप से करीब 11-11.5 के आसपास से जो रिट्रेसमेंट्स हमने देखे हैं, सो बॉटम पर अगर हम देखें तो करीब 560-570 के आसपास से स्टॉक के अंदर रिकवरी मूव जरूर आया है, बट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग अभी भी नजर नहीं आ रहा है। अप साइड में काफी मल्टीपल हर्डल्स अभी भी स्टॉक के लिए बने हुए हैं। सो छोटे छोटे गेंस यहाँ पर मेरे हिसाब से लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। रादर टू मेक एक वन साइड पोजीशन से एक बड़े टारगेट्स के लिए वेट करने से अच्छा है कि छोटे छोटे गेंस 2% 4% के अगर किसी टाइम पे मिलते हैं तो वो एक बार बुक करते हुए चले जाना चाहिए। अभी के लिए अगर हम बात करें स्टॉक के अंदर साइड में 670 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, विच मुझे लगता है वो एक इमीडिएट हर्डल, एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। 670 अगर ये लेवल सरपास होते हैं स्टॉक के अंदर तो करीब 690-700 तक के लिए अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। सो यहाँ पर सजेशन अभी के लिए यही रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स अगर करते भी हैं तो कर सकते हैं, बट टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहिए। टाटा मोटर्स के लिए सचिन बताते हुए, लेकिन ऑटो पेज से मेरी एक और क्वेरी आई है जतिन सर के लिए। आयशर मोटर्स को जो है स्क्रीन पे लाइए। यहाँ पे स्टॉक देखे तो यहाँ पे टॉप लूजर्स भी निफ्टी के इंडेक्स में है, लगभग 1.5% डाउन है। यहाँ पे रिपोर्ट्स रही हैं कि कुछ टाइप से ढील मिल
सकता है हार्ली डेविडसन को, जो यूएस की ब्रांड है, वो भारत में आ सकती है और यहाँ पे कुछ टैक्स कंसेशंस मिल सकता है, रिपोर्ट्स कह रही है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो उनकी खुद की फ्लैगशिप प्रोडक्ट है रॉयल एनफील्ड, वो उसके साथ वो कम्पीट करती है, और हीरो मोटोकॉर्प ऑन दी अदर हैंड जो है रॉयल एनफील्ड को इंडिया में ला रहे हैं, और वो हमें पता ही है, न्यूज़ ऑलरेडी पता है। तो इंटरेस्टिंगली आइशर मोटर्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस तो है कि इस बार जो डेटा आने वाली है सेल्स एक्सपेक्टेड है कि टुवर्ड्स द बेटर साइड रहे, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है सेलिंग आई है। तो यहाँ पे जो है जतिन जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ स्टॉप लॉस होना चाहिए आइशर मोटर्स का, कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है मीडियम टर्म बेसिस पे भी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है? कारण एक नी जर्क रिएक्शन देखने मिला था ऑन दी डाउन साइड, लेकिन 5600 के आसपास फिर से एक बाइंग इंटरेस्ट भी देखने मिला है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो नी जर्क रिएक्शन था वो न्यूज फ्लो को डिस्काउंट कर दिया है, और हमें लगता है कि आइशर मोटर का जो ट्रेंड है अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, सेंटिमेंटली थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, तो उसके कारण रेंज बाउंड जरूर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें 6000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो ये जो करंट वीकनेस हमें देखने मिल रही है, उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। नीचे में इसके जो क्रूशियल सपोर्ट्स बन के आ रहे हैं वो अराउंड 5475 यानी 5500 के हैं। हमें लगता है रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। ये अपॉर्चुनिटी, ये जो डिप मिला है, उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। आइशर मोटर्स के लिए 6500 का सपोर्ट लेवल्स और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है अभी अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पे जो है बाई की राय है। लेकिन सचिन जी, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। रियलिटी में आप ऑलरेडी एक स्टॉक तो बता दिए, मैक्रोटेक डेवलपर्स वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है, दिन के ट्रेड में लगभग 4% ऊपर है। इसी निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में जब हमने एनालिसिस की, जो आज दिन के तीसरे सबसे बड़े सेक्टोरल गेनर रहे हैं, कुछ अच्छी वॉल्यूम बाइंग भी पिछले हफ्ते से देखने मिल रही है। मैक्रोटेक डेवलपर्स तो बात हो गई, 3 मिड कैप या थोड़ा आप कह सकते हैं लार्ज टू मिड कैप रियलिटी कंपनीज में आपके सामने रखता हूँ। इन तीनों में से आपकी क्या अहम पिक रहेगी, ये बताएं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा और प्रेस्टीज, तीनों में ही देखें तो आज ट्रेड में 1.5 से लेकर 2.5% तक का उछाल आया है, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा और प्रेस्टीज, इन 3 में आपकी कौन सी पिक रहेगी और यहाँ पे क्या कमाई के मौके मिलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सचिन? वेल शरद जी, अगर इन तीनों में से एक टॉपिक की हम बात करें तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ जाना चाहूंगा। एक अच्छे बॉटम फॉर्मेशन आने के बाद स्टॉक के अंदर एक रिकवरी मूव आया, 1900 के आसपास के एक सपोर्ट्स को टेस्ट करा है, और उसके बाद वहां से एक रिकवरी मूव हम देख रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो एक ग्रेजुअली वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए काउंटर के अंदर। आज के ट्रेडिंग सेशंस में करीब ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास का गेन स्टॉक होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है अपसाइड पोटेंशियल्स यहाँ पर एक अच्छा देखने को मिल सकता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो काफी फेवरेबल है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज भी यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल्स टारगेट करीब 2300-2350 तक के लिए मुझे लगते हैं, जो कि स्टॉक में टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ जाना चाहूंगा। इनकेस कोई बाइंग लेता है तो लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखेंगे, और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीब 2030 का। जी बिल्कुल, 2350 का मीडियम टर्म टारगेट जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का सचिन बताते हुए, और ये जो है इनकी अहम पिक भी है रियल एस्टेट्स में अपार्ट फ्रॉम मैक्रोटेक डेवलपर्स। लेकिन चलिए अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जो है हमारा सवाल जवाब सिलसिला और कमाई के मौके ढूंढने का भी जो पूरा काम है चलता रहेगा। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सेगमेंट में, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही प्रेजेंट स्मार्ट निवेश, सही निवेश, पार्टनर्ड बाय टाइम्स नेटवर्क। आज के सेगमेंट में जिस स्टेटमेंट पर हम गौर दे रहे हैं वो स्टेटमेंट है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है। मेरे साथ अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हर्ष रुंगटा, जो कि फाउंडर है फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के। हर्ष जी, आप बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है, प्लीज क्लियर एयर अराउंड दिस। जो म्यूचुअल फंड में आज 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से अधिकांश लोगों ने बिना डीमैट अकाउंट के इन्वेस्ट किया है। तो अनिवार्य नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। थोड़े लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू भी करते हैं
उसका अपना फायदा अपना नुकसान है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दुनिया को दिखता है तुम्हारा अड़ना, मैं देखता हूँ तुम्हारा अपनी सोच पे कायम रहना। दुनिया को दिखती है मुझे बस एक प्यारा सा दिल। पता है पापा को दिखती है एक 16 साल की लड़की जो अपनी कहानी खुद लिख रही है, और ये बात सबसे कीमती है, इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ नेचुरल डायमंड्स। कल जॉब इंटरव्यू है, जरा संभाल के। भरोसा रखो सर, ऐसा हेयर कट करूंगा नौकरी पक्की। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. When journalism is led by integrity and when experience meets passion, there is no scope for half-truths. When the noise drowns out the truth and many lose sight of what is the real issue. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Don't tax the poor people who are using petrol, diesel to go to work or to send their children to school. I give you the complete picture in black and white, not a colored opinion, facts that help you form your opinion. The New Hour at 9. Weeknights at 9. Only on Times Now. तो मार्केट्स के अंदर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो एक बार इंडेक्स वापस से दिखाना करीब 4.5% ऊपर है और ये 15.5 पौने 16 के आसपास है। वॉलेटिलिटी से आपके दो हाथ होते रहेंगे, भले बाजार चल रहा है नहीं चल रहा, रुक रहा है नहीं रुक रहा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये क्लियर है। एक और शेयर भी है जिसको मैंने अभी नोटिस किया, इनफैक्ट वो पिछले 2 दिन से 1300 के बिल्कुल मुआयने पर खड़ा है। शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सचिन, आप अगर एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते होंगे तो आपने रेस की होगी, तो पहले ऑन द गो, फिर गेट सेट गो होता है और फिर गो होता है। तो एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज गेट सेट गो वाली स्टेज में तो आ चुका है। बस एक धक्का और दो, आगे कम से कम दौड़ेगा ये और 50 से 60 रुपए जोड़ के आ सकता है। हम कितना सही कैलकुलेट कर रहे हैं इसके बारे में कि एक छोटा सा ब्लिप चाहिए 10-12 रुपए का, फिर 50 रुपए मिलेंगे कम से कम। बिल्कुल सर, एग्री करता हूँ आपकी बात से। 10 रुपए का आपने बात की है कि एक 10 रुपए का मूव चाहिए, वो लेवल है एग्जैक्टली 1310 का। वही प्रायर स्विंग हाइज इसका वेट कर रहा है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज करने का। 25 मार्च के आसपास में ये हाइज टेस्ट हुए थे, एग्जैक्टली 1308 के आसपास के वो हाइज है। सो वी आर कंसीडरिंग 1310। सो 1310 जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 1360 टू 1370 वो लेवल्स को ठीक है। तो 1310 वाली जो बात आप बता रहे हैं एग्जैक्टली है। और आप हाँ टेकन है सर, मैं आपकी थोड़ी आवाज़ कट गई थी, वापस कनेक्ट कर रहे हैं आपकी। लेकिन ये है कि हाँ आपने जो बात रखी 1310 की, एग्जैक्टली मैं भी उसी चीज़ को वेट कर रहा हूँ। और एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी आईटी का ही सपोर्ट चाहिए और ये ऐसा होता रहेगा कि बैंक टूटते रहेंगे आईटी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी हेल्प लगे। 8% का डाइवर्जन सिर्फ आईटी और बैंकिंग को एक तरफा दोनों को चला से नहीं पूरा होगा, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको 2-3 सेक्टर्स को और सहयोग चाहिए और एक बड़े प्लेयर का साथ चाहिए। जैसे एचडीएफसी और एडिसन कोटक ने मिलके बैंक निफ्टी को 5600 पॉइंट चला दिया 5 दिन में, ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के योगदान इस समय बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमको 10 रुपये की और वेट करनी पड़ेगी कम से कम इसको गर्म होने के लिए। ठीक है, बात याद रखिएगा 1310 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 1-2 शेयर और चेक करा लेता हूँ मैं जहाँ पर आज बड़ी पोजीशंस बन रही है। डिलीवरी एक शेयर है आज 5% ऊपर, चलो यही पता कर लेता हूँ।
अब नीरव वोरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्क्रीन पर। नीरव भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमारे लिए समय निकाल लिया। अभी मैं आपके पास आता हूँ, अभी आपसे भी बातचीत होगी। जतिन जी एक बार जरा डिलीवरी चेक करना। देखिए डिलीवरी का जो चार्ट में अगर जो देखूं तो एक वन साइडेड रैली देखने को मिली है 240 से लेके 300 की। हमें लगता है कि करंट स्तरों पे थोड़ा रिस्की प्रोपोजिशन होगा फ्रेश एंट्री करने के लिए। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है वो अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लीजिए 295 पे। लगता है कि अपसाइड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें 308 से 310 के जोन में देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे फ्रेश कोई एंट्री की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो स्टॉप लॉस अपने ट्रेल कर लीजिए प्लीज। डन, पॉइंट टेकन। शॉर्ट्स वाले कुछ एक शेयर्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ पर आज शॉर्टिंग हुई है और थोड़ी अच्छी शॉर्टिंग हुई है। मुथूट फाइनेंस एक बार दिखाओ, ये जल्दी जल्दी ऊपर नहीं आएगा। वोल्टास भी एक्सपायरी के हिसाब से प्रेशर में फंसा हुआ शेयर है, ये जल्दी जल्दी ऊपर नहीं आएगा। एक बार वोल्टास भी चेक करा लेता हूँ। सचिन भाई एक बार जरा वोल्टास आप चेक करो। आप बस मेरे को बता दो इसका सपोर्ट कहाँ पर है। ये जो गया नीचे गया सो गया, सपोर्ट कहाँ पर है इसका मेजर? एक रेंज में यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है 1200 टू 1230। ये एक रेंज जो कि एक अच्छे सपोर्ट का काम कर दिखाई देगा और अराउंड दैट लेवल से एक रिकवरी मूव आया था, बट अनफॉर्चुनेटली आज स्टॉक के अंदर वापस से एक वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। ऑन दी हाई में एक रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और लेवल्स बन रहे हैं अभी के लिए 1370 1370। ये लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं अब करीब 1450 1480 तक के लिए कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। अभी के लिए बेस फॉर्मेशन सपोर्ट लेवल्स 1230 1200 इस रेंज में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, 1230 से लेके 1200 इसमें सपोर्ट होगा वोल्टास के लिए। 3.5% की गिरावट वोल्टास में है और तमाम स्टॉक्स में आज हम कमजोरी रहे हैं। हेवल्स में कमजोरी रही, उनकी अपनी वजहों से। हेवल्स, वोल्टास, ये सारी एसी मेकर्स हैं। मतलब थोड़ा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं इन शेयर में। तेजी का सत्र था, आज सारे का सारा तेजी रिवर्स होती हुई दिख रही है। एक और को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं टर्टल वेल्थ के फंडामेंटल एनालिस्ट हैं रोहन मेहता हमारे साथ हैं। रोहन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है प्लैटिनम स्वदेश पर। रोहन जी आपसे व्यू चाहिए गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज को लेकर। क्या आप उनको ट्रैक कर रहे हैं? कि हमने देखा कि सोने में लगातार ताबड़तोड़ तेजी बनी, उसके बाद ये सारे के सारे शेयर चले भी थे। दो शेयर ही प्रमुख हैं जो उस स्पेस में काम करते हैं। ज्वेलरी वाले शेयर भी चल रहे थे जो गोल्ड कंज्यूम जो बाय करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब सोने के भाव में तो ऐसा लग रहा है कि नहीं टॉप बन गया, प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही तेजी उसमें काफी तेजी से। दोनों बिजनेस बहुत अलग है, फाइनेंसिंग और ज्वेलरी बिजनेस। हम ज्वेलरी को इतना ट्रैक नहीं करते, फाइनेंस को करते हैं और हम बहुत पॉजिटिव है फाइनेंस के बिजनेस में, बिकॉज बीइंग द गोल्ड इज द मोस्ट 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 प्रोमिनेंट एसेट इन इंडियन मार्केट्स। और जो के लिए एट दिस वैल्यू बहुत अच्छा बिजनेस होगा। और इस मार्केट में क्या है, अभी 2-3 प्लेयर ही हो गए जो गोल्ड की बिजनेस में प्रोमिनेंट है। मुथूट, मणप्पुरम थोड़ा बहुत आया है और एसबीआई जो छोटा छोटा मार्केट शेयर है। पर या वी वेरी बुलिश ऑन मुथूट। जो भी उसका रेगुलेशन है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो कंसिस्टेंट लेवल पे और ये सब अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं तकरीबन 3-4 साल का कंसोलिडेशन के बाद। और कमिंग अप के टॉप गोल्ड का हो गया है। सर मेरा 17 साल पहले शादी हुआ था, 12,200 पे भी मुझे ऐसा लग रहा था टॉप हो गया है। सो यू नेवर नो व्हाट गोल्ड हैज फॉर यू। को लेकर ये व्यू। लेकिन बैंकिंग फाइनेंस की बातचीत चल रही, तो एक काम करते हैं, कल एक्सिस बैंक के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों को लेकर एक्सिस बैंक के क्या अनुमान है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जवलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए किस तरह नंबर से रिपोर्ट करेगा बैंक और फोकस में क्या रहेगा? जी हाँ, अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो इसके पहले हमने देखा है कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कहीं पे एक पॉजिटिव सरप्राइज जो है रिजल्ट्स में देखने को मिला था। बट अगर हम Q4 के नंबर्स के एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि कहीं पे लोन बुक ग्रोथ जो है वो लगभग 8.5% से बढ़ सकती है। और इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ की अगर बात करें तो कहीं पे 7 to 8 के बीच में ये जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रह सकती है। और इसी के अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहाँ पे एनालिस्ट का मानना यह है कि लगभग 6% की एक वाई ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम बात करें
की तो यूजुअली फी इनकम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट क्योंकि यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ में एक एक्सपेक्टेशन है कि एक थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिलेगा और इसी के चलते हुए फी इनकम इस क्वार्टर में थोड़ा कम रह सकता है। और इसी के नतीजे अगर हम बात करें पीपीओपी की तो वहाँ पे 4.5% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्रोविजंस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर पे एक जंप देखने को मिल सकता है और इसी के चलते प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ पे एक 5% की डिक्लाइन जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकती है एक्सिस बैंक की तरफ से। इसी अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी तो वहाँ पे कुछ मेजर कंसर्न जो है वो नहीं देखने को मिल सकते। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो एक नॉर्मलाइजेशन के तरफ चलते हुए 0.9 का क्रेडिट कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेशंस है एक्सिस बैंक जो है वो रिपोर्ट करेगी, बट जो एसेट क्वालिटी को लेके कोई मेजर कंसर्न्स नहीं है। और आखिर में अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में भी एक सॉफ्टनेस जो है 3 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल बेसिस पे वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसका मेन रीज़न ये है कि EBLR लिंक जो लोन्स है रेपो रेट कट की वजह से उसमें एक इम्पैक्ट और सेकेंड इम्पैक्ट जो है वो लोन बुक में जो मिक्स है उसका चेंज, इसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में को मिल सकता है। आगे जाके लोन बुक और डिपॉजिट ग्रोथ में क्या कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ साथ कैसे मार्जिन जो है वो मूव करेंगे, मैनेजमेंट का कैसे कहना है वो जानना ज़रूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर्स एक्सिस बैंक की तरफ से एक्सपेक्टेशन है, बट जैसे हमने देखा कि पिछले ईयर्स ने काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं तो एक पॉजिटिव सरप्राइज की भी आशा जो है वो ज़रूर बनी रहेगी। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका। आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि कहाँ पर कौन से आंकड़े अच्छे आ सकते हैं, कहाँ पर चिंता रह सकती है। तो लबुलुबाब ये है कि लोन ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं। कमेंट होती है बैंक की, ये देखना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्जिन पर भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है। ये सारे के सारे हमारे अनुमान के आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं, आपकी समझ के लिए भी मुनाफे में करीब 6% के आसपास का हिट आ सकता है। नीरव वोरा भी हमारे साथ हैं। नीरव जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। एक्सिस बैंक शेयर ये चला भी है, लोगों ने पैसे बनाए भी हैं। 1050 वाला शेयर हमने देखा 1200 रुपए के ऊपर आ गया था। 2 दिन से छोटी छोटी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। नीरव जी मतलब थोड़े स्लगिश नंबर्स की ही उम्मीद है एक्सिस बैंक से। जो प्रॉफिट हो रहा हो क्या वो एग्जिट ले ले या फिर बने रहे इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है, प्राइमरली बिकॉज पिछले एक में हम लोग ने देखा कि बहुत सारे फ्रंटलाइन जो बैंक्स हैं जैसे HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक 20 से 25% से एक अच्छी रैली देख चुके हैं। अब हम HDFC और ICICI बैंक की बात करें तो Q4 नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी थोड़े बेहतर ही थे। बट अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करता हूं तो एज वी जस्ट हर्ड मिक्स बैग नंबर्स हो सकते हैं। एंड ऑलरेडी जो एक रनअप हो चुका है करीबन 20% का, दैट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, मतलब जो भी नंबर्स आएंगे उसके चलते ऑलरेडी एक रनअप हो चुका है। इन केस अगर बहुत ही सरप्राइजिंग नंबर्स होते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड तो फिर ये मोमेंटम और बरकरार रहेगा और शायद 5 से 7% से और ये बैंक बढ़ सकती है। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट डेफिनेटली लेना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए, क्योंकि काफ़ी अच्छा रनअप हो चुका है। जब भी एक थोड़ा 5-7% का करेक्शन आता है बैंक निफ्टी में या फिर ये सारे बैंक्स में, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाकर डिप्स में ऐड करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स होनी चाहिए एक्सिस बैंक को शेयर को लेकर, ये व्यू नीरव जी का। जतिन भाई जरा आप ये बताइए कि आज हम देख रहे हैं कि OMCs में नरमी है, ऑल मार्केटिंग कंपनीज में BPCL, HPCL दूरी के साथ ही कारोबार करते हुए देखेंगे, लेकिन ये भी चले थे क्योंकि क्रूड नरम था, क्रूड अभी भी रेंज में है। तो क्या ये भी बाय ऑन डिप्स वाले ही हैं? अगर थोड़े से नीचे और आते हैं फिर से एंट्री का मौका बनेगा इसमें? देखिए हमें लगता है कि जो भी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, हमें लगता है कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। निचले स्तरों से सभी स्टॉक्स अराउंड मोर देन 25% तो चल ही गए। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वीकली चार्ट्स के ऊपर मैं कहूँ तो अपने एवरेजेस के ऊपर आ गए, तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट अपमूव है उसके बाद हमें जो प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिल रही है पिछले एक या ट्रेडिंग सेशन से, वो ज्यादा मेरे को लगता है कि आगे जाते हुए बढ़ सकती है। मुझे लगता है क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल्स पे आ गए हैं ये जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो स्टॉक्स है, इसके लिए जिनके पास भी ऑलरेडी है वो थोड़े प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह है, जो थोड़े सियाने जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर भी रहे
स्टॉक्स में एचपीसीएल डे लो पे है, करीब 3% के आसपास की गिरावट इस शेयर में है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी आपको कुछ ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से जानेंगे और एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी लेकर आएंगे आपकी। कैश कम है, विड्रॉ करना पड़ेगा। तो मार्केट्स के अंदर थोड़ा सोच समझ के आप ट्रेड लीजिएगा, अभी भी कॉशियस के स्टांस को ना भूलिएगा। बस यही पॉइंट मेरा नोटिस करवाने का है कि स्टांस जो कॉशियस है उसको कॉशियस ही रखिए अभी। हाँ, उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर जो भी होना है सो होगा। एक दो और भी हैं जो आज बढ़िया चल रहे हैं, KPIT टेक उसमें से एक है। एक स्क्रीन पर KPIT टेक भी दिखाइए। ऑल IT में ज़्यादा आपको पड़ताल नहीं करनी है। आज तो IT का वैसे अक्कड़ बक्कड़ वो करके भी देखेंगे ना, तो भी शायद हो जाए, ये ढूंढा जाए अच्छा। लेकिन फिर भी थोड़ा स्पेसिफिक रखिएगा आपको, जहाँ पे पोजीशंस काफ़ी अच्छी बन रही हैं या बनेंगी आगे चल के, वही शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। KPIT टेक कैसा हो सकता है, एक बार आप इसको चेक करोगे KPIT को। बिल्कुल डिम्पी जी, एक शॉर्ट कवरिंग मूव है और मुझे लग रहा है ये फर्दर और मूव जो है 1260 1270 5 के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम देखेंगे 1260 1270 देने का रीजन जो है वो एक का जो स्टार्ट हुआ था 25 मार्च से टू दिस रीसेंट बॉटम जो 7 अप्रैल को हमने होता हुआ देखा करीब 1020। इसका रिट्रेसमेंट्स अगर मैं निकालूं तो करीब 61.8% के आसपास के वो जोन्स वो लेवल्स आ रहे हैं, जो कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव को एक्सटेंड अगर जो होता है फर्दर तो 1260 1270 तक लेके जा सकते हैं। सो वो कमिंग डेज के लिए टारगेट्स हो सकते हैं और अराउंड दैट लेवल से वापस से एक बार रिव्यू लेगा। अगर वो लेवल्स पे स्टॉक सस्टेन नहीं हुआ, पॉसिबली हो सकता है वापस से कुछ वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आए। डन। जतिन, मैं दो ना एक्सपायरी के, टिपिकली एक्सपायरी के शेयर ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, और दोनों में चॉइस दे सकता हूँ। दोनों हैं अलग अलग सेगमेंट से, बट दोनों का नेचर टिपिकली एक्सपायरी पे एक जैसा रहता है। फर्स्ट शेयर है UPL एंड सेकंड शेयर इज जुबिलेंट फूडवर्क। ये दोनों शेयर अगर आपको कि मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो सिर्फ 5 महीने का लास्ट थर्सडे या लास्ट वेडनेसडे आप उठा लो, आपको लगेगा इनमें थोड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी हलचल होती है। उसके बाद एक गुम से हो जाते हैं दोनों शेयर्स, कुछ ज़्यादा दिखते नहीं है, नज़र नहीं आते, ना ही एंकर पूछता है ना ही गेस्ट बताते हैं। UPL और एक जुबिलेंट फूडवर्क भी दिखाना स्क्रीन पर। जतिन, दोनों में से स्ट्रक्चर किसका ज़्यादा एक्टिव रहने जा रहा है वो बताना। एक्टिव कौन सा ज़्यादा रहेगा? ये डल अवस्था में चले जाएंगे तो कोई काम मतलब ही नहीं है फिर तो। देखिए, मेरे को लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में से UPL का स्ट्रक्चर मेरे को लगता है ज़्यादा एक्टिव रहेगा। बेसिकली हमें लगता है कि जो स्पेशलिटी केमिकल्स वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, और SRF और बाकी अन्य जो भी आरती इंडस्ट्रीज है, ये सब जो स्पेशलिटी केमिकल्स वाले स्टॉक्स है हमें लगता है कि वो फ्लेवर में रहेंगे, और UPL भी वही कैटेगरी में आता है। हमें लगता है कि बिटवीन दी टू स्टॉक्स UPL आई थिंक ज़्यादा एक्टिव रहेगा कल के एक्सपायरी। एक और शब्द इस मार्केट के उथल पुथल में गुमसा हो गया था वो था विनिवेश का। विनिवेश यानी कि कंपनियों में जो हिस्सेदारी धीरे धीरे करके प्राइवेट प्लेयर्स को भेजती है, ऐसा ही कुछ PSUs फर्टिलाइजर कंपनी में फिर से हो सकता है। असल में 1 साल के बाद फिर से शब्द कानों में आ रहा है कि सरकार हो सकता है फर्टिलाइजर कंपनीज में विनिवेश के बारे में सोचे या उसकी तैयारी करे। इसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के हाथ लगी हैं। प्रकाश जी, जरा बताइए, एक तो 1 साल का अंतराल, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है, दूसरा विनिवेश की प्रोसेस कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी या फिर ये सिर्फ पेपर्स पे होगा वापस फाइल क्लोज? देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार फर्टिलाइजर PSUs के डिसइन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव पर एक बार फिर से आगे बढ़ रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 1 साल के गैप के बाद इन प्रस्तावों पर फिर से चर्चा की शुरुआत हुई है। दीपम और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के बीच में इस मसले पर चर्चा हुई है। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार फर्टिलाइजर PSUs का डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है और इसकी शुरुआत HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक
लिमिटेड के साथ करना चाहती है। HURL एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है कई PSUs के बीच में, जिसमें IOCL, NTPC, CIL, FCL और FCIL जैसी कंपनियां शामिल हैं। लेकिन जो JV में शामिल PSUs हैं उनके कई तरह के कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से इन प्रस्तावों पर ज़्यादा काम नहीं हो सका था। और अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो कंसर्न्स PSUs ने उठाए हैं उनको रिजॉल्व किया जाए और डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए दीपम और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के बीच में एक बार फिर से चर्चा हुई है और जो कंसर्न्स थे उसको रिजॉल्व करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो PSUs हैं जो कि इस JV में शामिल हैं, चाहे वो NTPC हो, IOCL हो या CIL हो, उनके बोर्ड ने पहले ही HURL के कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी है। और जो नोड मिनिस्ट्री है, चाहे वो कोल हो, पावर हो या पेट्रोलियम हो, इन मिनिस्ट्रीज ने भी सैद्धांतिक रूप से HURL के डिसइन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी है। लेकिन ने कंसर्न्स उठाए दरअसल लैंड कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी से संबंधित था। यानी कि जो JV में शामिल फर्टिलाइजर कंपनीज है उनका कहना था कि जो लैंड उन्होंने दी है मार्केट कॉस्ट के हिसाब से उसकी कीमत करीब 30,000 है, लिहाजा उन्हें ये कॉस्ट उसकी अदायगी करनी, इस कॉस्ट की अदायगी, इसका भुगतान उनको होना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरे PSUs हैं लाइक IOCL, NTPC और CIL, उनका ये कहना है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको इस प्रॉफिटेबिलिटी का फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको प्रॉफिट होना चाहिए, इस फैक्टर को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये जो कंसर्न्स थे इस पर अब चर्चा की शुरुआत हो गई है सरकार के अंदर, और कोशिश ये की जा रही है कि एक बार जब ये फैक्टर्स, ये कंसर्न्स रिजॉल्व हो जाए फिर HURL की डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पे डाला जाएगा। उनका वापस जिन जा है और इस बार हो सकता है ये फर्टिलाइजर कंपनी से हो शुरू। रोहन मेहता, बीच में ऐसा हुआ था कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट्स के टारगेट को मीट करने के लिए बहुत योजनाएं बनाती थी, फिर एकाएक डिसइन्वेस्टमेंट शब्द हो गया, सरकार के पॉलिसीज थोड़े ठंडे बक्से में चली गई क्योंकि कंपनीज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होने लगी कि बेचने की नौबत ही नहीं पड़ी। अब फिर से सरकारी डिसइन्वेस्टमेंट का आया है पॉइंट सामने निकल के, इस बार फर्टिलाइजर कंपनीज होंगी निशाने पर। एक बार जरा आपका टेक, आप इसको ट्रैक करते हैं इस पूरी पॉलिसीज मैटर को? करते हैं, और हर बार जब ट्रैक करते हैं इसमें क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी कोई रीजन रेवेन्यू या ग्रोथ को छोड़ के दैट विल बी द रीजन टू बाय, वो हमको लग रहा है कि इतने सालों में वो इतने सारी ग्रोथ नहीं कर पाई कंपनी, तो रेदर हम ये फोकस कर रहे हैं कि जो अगर होगा तो वो तो अच्छा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल चंबल की एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, नंबर्स बहुत अच्छा ला रही है, तो हमारा फोकस ये है कि वहां पे फोकस करने का रेदर देन डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ऑन दैट नोट वी फील इट्स वेरी पॉजिटिव, पर मुझे वो सोच से कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। और एक और चीज पॉइंट, डिसइन्वेस्टमेंट के ना मल्टीपल एंगल्स होते हैं, बात सिर्फ सरकार अपने हिसाब से नहीं सोचती है, बल्कि इसके मल्टीपल एंगल्स में ये भी होता है कि अगर एक कोई कंपनी जो भले नॉन लिस्टेड कंपनी भी बिके तो सारे लिस्टेड कंपनीज पे वैल्यूएशन का इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना, कब, कैसे, किस रूप में बेचा जाएगा, ये सब चीज़ें फिर कैलकुलेशंस की टेबल पे ओपन एंडेड हो जाती हैं। इसलिए भले ही कंपनी में एक हिस्सा होगा लेकिन सेक्टोरियल इम्पैक्ट सब पे आएगा, सबको दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा इस पॉलिसी का। रिपोर्टर्स के पास एक्सक्लूसिव खबर है, रोहन ने अपना टेक दिया, आपने सुन लिया, मैंने बता दिया, आपको ये पूरा सेगमेंट थोड़ा इस पॉइंट से भी कॉशियस स्टांस के साथ रखिएगा अपने पास। तो शेयर और भी है मेरे लिस्ट में, मैं एक बार ज़रा वो भी पता कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक मेरे को समय दीजिएगा। यस, AU स्मॉल फाइनेंस, एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाना। 8% मैंने तो काफ़ी दिनों बाद देखा है इसको, बढ़िया रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद शानदार टेक के बाद बढ़िया क्लोजिंग हो रही है। बस जतिन, मेरे को आपसे इतना पता करना है कि इसको करना है या फिर आज का प्रॉफिट कमाए, रिजल्ट वाला हिस्सा कमाए और बाहर निकल जाए। होता है कि एक दिन के लिए कैरी कर सकते हैं, अभी भी हमें लगता है डेज हाई के आसपास जाके ट्रेड करते हैं तो अभी भी डिमांड है, इवन एट डेज हाई पे वो सस्टेन कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि 1 से 2 दिनों के लिए इसके कैरी करके जा सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो 684 के आसपास है, तो तकरीबन 3-3.5% का अपमूव अभी भी पेंडिंग है ये स्टॉक में।
तो भले ही 8% ऊपर है स्टॉक, लेकिन मेरे को लगता है कि और एक दिन ये मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू रह सकता है, तो लॉन्ग कैरी करके जाने की सलाह रहेगी। लॉन्ग कैरी करने की सलाह रहेगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके। लेकिन हम लोग थोड़ी देर पहले फर्टिलाइजर सेगमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन जो एग्रोकेमिकल स्पेस है, थोड़ी देर पहले डिम्पी ने भी जो है यूपीएल के बारे में बात कही है। यहाँ पे कंपनी जो है रैलिस, ये नज़र में आ रहा है। कल इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। थर्ड क्वार्टर की बात करें तो बहुत कमज़ोर नतीजे आए थे, वहाँ पे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स देखने मिला था, उतना बुलिश नज़रिया नहीं देखने मिल रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा फंडामेंटली देखा जाए तो इस बार जो है रिजर्वर लेवल्स हायर साइड में थे और कुछ बेनिफिट्स जो एग्रो थीम स्टॉक्स को है, खास करके एग्रोकेमिकल प्लेयर्स को, वो भी दिखने लगे हैं, खास करके जिनका डोमेस्टिक एक्सपोजर है। वहाँ पे रैलिस इंडिया मेरे नज़र में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी अच्छी सस्टेन बाइंग भी देखने मिल रही है। स्टॉक डेज हाई पे 2.5% के ऊपर है। नीरव, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि क्या पे इम्पोर्टेंट लेवल्स लगता है फंडामेंटली अगर देखें तो रैलिस को लेके? एग्रोकेमिकल स्पेस एज अ होल भी क्या लग रहा है, Q4 नंबर्स क्या आएंगे? और रैलिस खास कर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी आउट परफॉर्मेंस तो नहीं देखने मिली है, 3 क्वार्टर से प्रेशर था, तो यहाँ पे लगता है टर्नअराउंड क्वार्टर हो सकता है। क्या लगता है आपको नीरव? देखिए, ओवरऑल अगर एग्रोकेमिकल स्पेस की बात करें तो आशा है कि Q4 के नंबर्स थोड़े बेटर होंगे। बायो बेसिस पे एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ कंपनीज के नंबर्स थोड़े बेहतर होंगे। अगर हम स्पेसिफिक रैलीज की बात करें तो बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस देखा है इस स्टॉक में काफ़ी सालों से। इनफैक्ट पर्टिकुलर स्पेस में दिस इज़ द लीस्ट प्रिफर्ड स्टॉक आई वुड से। इन कुछ स्टॉक्स हैं जैसे पीआई इंडस्ट्रीज, वहाँ लग रहा है कि अच्छे नतीजे आ सकते हैं। इनफैक्ट वो हमारा एक टॉपिक है उस पर्टिकुलर स्पेस में। तो मुझे लग रहा है कि जो भी दर्शक ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, शायद सेल की एक रणनीति अपनाकर ऊपर के लेवल्स में इसे एग्जिट करके प्रोबेबली स्विच ओवर टू पीआई इंडस्ट्रीज, जहां पर हमें अनुमान है कि रैलिस से तो डेफिनेटली बेहतर नंबर्स चाहिए। ओवरऑल पीआई इंडस्ट्रीज की मैं बात करता हूं तो एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी सालों से इस पर्टिकुलर स्पेस में अच्छा कामकाज कर रही है, मैनेजमेंट पेडिग्री अच्छी है, रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू रैलिस। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाकर पीआई इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करिए एंड स्विच ओवर टू पीआई इंडस्ट्रीज फ्रॉम रैलिस। ओवर की राय आ रही है रैलिस से पीआई इंडस्ट्रीज को लेके। लेकिन अब चलते हैं एचयूएल के नतीजों को लेकर भी क्या अनुमान आ रहे हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, आज बताएंगी स्नेही बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। एचयूएल के Q4 नंबर से हम काफ़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू 15,200 करोड़ पर देखने की अपेक्षा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 2.3% का अपटिक है। एबिटा के बारे में बात करेंगे तो 3,490 करोड़ की उम्मीद है, जो 1.6% अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो लगभग 3% का अपटिक हम देख सकते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। Q4 के लिए इस आंकड़े की अपेक्षा है 2,482 करोड़ पर। और लास्टली एबिटा मार्जिन के बारे में बात करेंगे तो मार्जिन हल्का सा प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि Q4 FY24 में ये नंबर 23.1 था और इस साल हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं 22.9%, तो ज़रा सा दबाव रह सकता है मार्जिन पर। सेगमेंट वाइज ग्रोथ के बारे में बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस तो होम केयर की अपेक्षा है 3%, ब्यूटी और पर्सनल केयर लगभग 2% से बढ़ सकता है और फूड और रिफ्रेशमेंट काफ़ी फ्लैट, सिर्फ 0% से बढ़ने की प्रतीक्षा है। अब ओवरऑल की एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे तो 10.5% लगभग का डिक्लाइन हम ऑपरेटिंग इनकम में देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने प्योरिट के बिजनेस को डाइवेस्ट किया है। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा है हमें सिर्फ 1% इस क्वार्टर में देखने के लिए, क्योंकि कंपनी ने प्राइस इंक्रीज किया है सोप और चाय में। और एबिटा मार्जिन में भी एक हल्का सा प्रेशर बना रहेगा। रॉयल्टी मार्जिन, उनका जो रॉयल्टी जो अपने ग्लोबल पेरेंट यूनिलीवर को देते हैं, उसमें भी 10 बिप्स की बढ़त देखने को मिली है, तो इसका असर भी थोड़ा मार्जिन पर हो सकता है। अब के नंबर्स आएंगे तब नज़र रहेगी उनके ग्रोथ आउटलुक पर। इन्फ्लेशन और प्राइसिंग आउटलुक, कंपनी ने इन्फ्लेशन का क्या असर देखा है और इसका असर उनके प्राइस स्ट्रैटेजी पर क्या रहेगा, और रूरल अर्बन डिमांड का आउटलुक उनका क्या है। और आखिर में बात करेंगे, नज़र रखेंगे उनके कमेंट्री पर, अगर वो कोई कमेंट्री देते हैं उनके आइसक्रीम बिजनेस की डीमर्जर पर और एक उनका स्किन केयर ब्रांड जो मिनिमलिस्ट उन्होंने अक्वायर किया है हाल ही में, उस पर। तो इन सारे फैक्टर्स पर नज़र रहेगी। पर जी हाँ, कोई म्यूटेड क्वार्टर की उम्मीद है एचयूएल से। जो है एक्सपेक्टेशंस उतनी
नहीं है, मार्जिन में थोड़ी प्रेशर आ सकती है, एक्विजिशंस, मर्जर एक्विजिशंस, इनकी कमेंट्री और क्या बेनिफिट होगा कंपनीज को उस पर भी नज़र रहेगा। ये तो HUL की बात हुई, लेकिन जल्दी से जतिन जी बता दें कि HUL के क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म बेसिस पे चार्ट्स लग रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहा है यहाँ पे आते हुए, एक अच्छी बाइंग मोमेंटम देखने मिल सकती है आगे जाते हुए बिफोर अर्निंग्स, कैसा जो है चार्ट सेटअप आ रहा है, ज़रा बताएं। देखिए, ओवरऑल हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमें लगता है कि 2500 तक का अपसाइड पॉसिबल है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट किया था, 5 दिनों का कंसोलिडेशन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था और आज के दिन में हमें उसमें फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट भी देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो 5 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 2500 तक का भी अपसाइड पॉसिबल है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं वो 2375 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए और जिनको करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री लेनी है उनके लिए भी 2375 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2500 के टारगेट रखने होंगे। अब चलिए HUL की तो बात हो गई, लेकिन नेस्ले पे भी नज़र डाल देते हैं। नेस्ले के नतीजे कैसे रहेंगे, इसको अनुमान लेकर क्या मौजूद है, स्नेही ज़रा बताएं। जी हाँ, नेस्ले के Q4 एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें तो काफ़ी म्यूटेड क्वार्टर, म्यूटेड से हल्का सा वीक क्वार्टर देखने की उम्मीद रख रहे हैं हम। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की अपेक्षा है 5493 करोड़, जो कि एक 4.3% का अपटिक है ईयर ऑन ईयर। एबिटा में थोड़ा सा डिक्लाइन देख सकते हैं हम, लगभग 2% का डिक्लाइन, 1325 करोड़ की अपेक्षा है एबिटा के दम पर। नेट प्रॉफिट में भी एक भारी फॉल हम देखने की उम्मीद कर रहे हैं, 860 करोड़ की अपेक्षा है। लास्ट ईयर में 934 करोड़ था Q4 FY24 में ये नंबर। इसका मतलब है कि लगभग 8% का डाउनटेक हम ईयर बेसिस पर देखने की अपेक्षा कर नेट प्रॉफिट के दम पर। और एबिटा मार्जिन भी काफ़ी प्रेशर में रहने की उम्मीद है, 24.1% पर तुलना करेंगे 25.4% दिस टाइम लास्ट ईयर से। की एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ हम 3% पर पैक कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट पर भी इनपुट का कॉस्ट इन्फ्लेशन और म्यूटेड डिमांड का भी थोड़ा सा असर रहता है, क्योंकि डिमांड भी हालांकि धीमी रही है। और प्राइस ग्रोथ के दम पर उन्होंने एक हाइक दिया है चॉकलेट और मैगी में, तो इसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। और इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, उनके जो रॉ मटेरियल है कॉफ़ी, कोको, एडिबल ऑयल, इनमें भी भारी इन्फ्लेशन दिखा है, तो इसका असर भी मार्जिन पर सकता है। अब जब इनके नंबर्स आएंगे तो फैक्टर्स कौन से हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, वॉल्यूम ग्रोथ, डिमांड ट्रेंड, रॉ मटेरियल का प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का उनका जो अपडेट है वो, और अर्बन और रूरल डिमांड पर उनकी आउटलुक। तो इन सारे फैक्टर्स पर हमारा ध्यान रहेगा जब कल इनके आएंगे। बट जी हाँ, बिल्कुल नेस्ले से हमें बहुत ही म्यूटेड से वीक क्वार्टर की अपेक्षा है Q4 में। यहाँ पे भी इन्फ्लेशन का एक जो सवाल उठ के मार्जिन प्रेशर आ सकता है, और ऑफ कोर्स वॉल्यूम ग्रोथ पे कंपनी की क्या कमेंट्री रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और होता है कि पूरे साल का सेट हो जाता है कभी भी कोई FMCG कंपनीज के बारे में हम बात करें तो। एंड ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस टुवर्ड्स द हायर साइड जो है FMCG कंपनीज के ऑलरेडी रहते हैं, पर उन्हें डिफेंसिव्स कहा जाता है सरप्राइजिंगली। अब लेकिन जो है सचिन जी ज़रा बता दें अर्निंग्स को लेके, नेस्ले को लेके यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं। आज देखें तो दिन के में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि थोड़ा ही क्या 1% के थोड़ा ही नीचे है, 24,027 के लेवल्स पे है। तो अब लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है अर्निंग्स पे ये 2450 या 2500 के लेवल्स को टच कर सकता है नेस्ले का, अगर सरप्राइज साइड में आया तो। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे अर्निंग स्पेसिफिक अगर ट्रेड बनता है तो? वेल शरद जी, रिसेंटली अगर देखें तो 2380 के आसपास में एक डबल बॉटम फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिले हैं, बट ऑन दी हायर साइड में अभी स्टॉक जो है करीब 2406 के आसपास में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो फर्दर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो फिर पॉसिबली 2500 2550 तक के लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आ सकता है। सो फ्रेश बाइंग की मेरी सजेशन रहेगी 2460 के लेवल्स के ब्रेकआउट्स मिलते हैं देन ओनली एक बार एंट्री लेनी चाहिए। बट जो लोग अभी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उनके लिए एक लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 2360 का। उसके स्टॉप लॉस के साथ में वेट कीजिए इन केस 2460 वो लेवल्स अगर आप साइड में ब्रेक होते हैं तो फिर पोटेंशियल करीब 2500 2550 तक के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2550 तक नेस्ले का शेयर जा सकता है, 1% के आसपास की तेजी है, नतीजों के इंतजार है। एक शेयर आप जरा बताइए, एस्ट्रल तेजी देख रहे हैं और लगातार 3 सत्र में शेयर ने करीब 100 रुपए जोड़ लिए हैं। मे भी ट्रिगर ये हो सकता है कि मानसून को लेकर अच्छी खबरें आई है IMD की तरफ से,
अब ये स्टॉक्स थोड़े फ्लेवर में जाएंगे, पाइप वाली है, फर्टिलाइजर वाली है, एग्रोकेमिकल वाली है। ये हो सकता है कि 2-3 तक ये थीम शायद एक्टिव रहे, जो एनालिसिस करती है। इस बार एक फंडामेंटल चेक भी कर लेंगे। लेकिन एस्ट्रल के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? 1400 रुपए के ऊपर आ गया है 1300 वाला शेयर। वीकली चार्ट्स के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल है, फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट है और आई थिंक लगता है कि ये अपसाइड की तरफ 15-20 तक का एक मूव दिखा सकता है। हमें लगता है कि बहुत ही एक शार्प रन अप देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल है ये स्टॉक में। तो हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल है। कोई भी डिप अगर जो आता है टिल द लेवल्स ऑफ 1380, 1375, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं, डिप आता है तो भी बाय कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक 1520, 1550 तक का एक अपमूव देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा सेटअप। बढ़िया तेजी है एस्ट्रल में, 1550 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में। एचडीएफसी बैंक में थोड़ी कमजोरी और बढ़ गई है, गिरावट हो गई है करीब करीब 0.25% के आसपास की, और दिन के निचले स्तर पर फिलहाल ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। सचिन जी, एचडीएफसी बैंक, इसमें क्या कॉन्ट्रा बेट लें या फिर थोड़ा सा और नीचे जाएगा, 1900 के आसपास मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रिस्क होगा? मुझे लगता है थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स ही रखना चाहिए। लोअर साइड सपोर्ट्स अभी भी इंटैक्ट है स्टॉक के, 1880, 1850 वो रेंज के आसपास में एक अच्छे सपोर्ट एरियाज बने हुए। तो 1900 के अगर आसपास में मिलता है स्टॉक तो एक बार वापस से बाइंग के लिए देख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। जिस तरीके से लोअर साइड से मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है, पूरी पॉसिबिलिटीज अपसाइड में 2050, 2100 के लेवल्स को टेस्ट किए। सो बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं, सपोर्ट्स लेवल का ध्यान रखें, उसको एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो फिर आपके लिए एंट्री का बढ़िया मौका बनेगा। 2% के आसपास की गिरावट हो गई है, लेकिन मिड कैप में जोश लौटा है। दिन के ऊपर स्तर पर है मिड कैप इंडेक्स, करीब 7% के आसपास की तेजी। हमारी टिकट टीम लगातार ये अपडेट करके दे रही है। वैसे निफ्टी मिड 50 है, नहीं आप इसमें मिड कैप 100 लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर पिक्चर मिलेगी और उसको ज़्यादा ट्रैक करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 3 लेकर आएंगे और इसके बाद थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट समझेंगे कि आपके लिए बीटीएसटी, एसटीबीटी के मौके कहां पर बन रहे हैं, और कुछ बहुत ही जरूरी अपडेट्स पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ भी है, एविएशन से जुड़ा है, उस पर भी नजर रहेगी, आप कहीं जाएगा नहीं। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। जिंदगी एक म्यूजिक की तरह होनी चाहिए। जैसा म्यूजिक में सही रिदम होना बहुत जरूरी होता है, वैसा ही जिंदगी में सही रिदम आपको म्यूचुअल फंड्स देते हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर मुंशी है, मैं 71 का जवान हूँ और मैं पिछले 30 सालों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जब से 1980 में बिजनेस स्टार्ट किया, तब से एक बात को ज़रूरी समझा कि लाइफ में सेविंग्स बहुत ज़रूरी होता है। पहला गोल था खुद का मकान लेना, दूसरा गोल था शादी करना, फिर शादी के बाद बच्चों के लिए प्रोविज़न करना। ये सब एक एक गोल ऐड होते गए, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के चलते हमने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को कभी इग्नोर नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद ही लाइफ शुरू होती है। आफ्टर रिटायरमेंट खुद को आप टाइम देना शुरू कर दो। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने म्यूज़िक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कीबोर्ड सीख रहा हूँ। घूमना मुझे पसंद है, ट्रैवल तो मैं फैमिली के साथ भी करता हूँ, अकेला भी करता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। मैंने भी वो टाइम निकाला है जब पैसे नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा पैसा आना चालू हुआ। लेकिन पहले थोड़ा पैसा भी आता था तो मैं फोकस करता था कि इसमें से 50 रुपये में सेव कर सकता हूँ, 50 सेव किया। फिर 500 करने की हैसियत आ गई तो मैंने 500 सेव करना चालू किया। इन्वेस्टमेंट ही ग्रो होता है ना, अब शुरू करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हमें अपनी कारीगरी से सजाने के लिए शुक्रिया। बारीक कारीगरी की रीत जो बनाए सोने को
सेमको खुशियों की रीत। और एनआरआई? अरे उससे याद आया, अरे अकाउंट खोलना है। गो फॉर SBI अकाउंट। इजी है। एनआरआई रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ब्रो। ओपन अकाउंट डिजिटली, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। सबको पता है SBI एनआरआई सर्विसेज इजी है, सबको पता है। मार्केट्स का दिन तो ठीक ही है कुल मिला के। आज का सेशन अगर देखा जाए तो वो बात सच है कि आज थोड़े आईटी कंपनीज चली है, तो आईटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, होना भी चाहिए और ज़रूरी भी था। बिना आईटी, बिना रिलायंस कब तक बाज़ार को चलाओगे बॉस? इसलिए रिलायंस, आईटी, ऑटो, इन सब का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। आज कम से कम मैंने 10 बार आईटी का जिक्र किया होगा और इसके पीछे की आज की स्ट्रेट लाइन है जो अभी तक खड़ी है। नहीं तो अमूमन रिलायंस आईटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आईटी कंपनीज़ के अंदर इस तरह की बढ़त की नहीं रहती है। तो आज का दिन आईटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर आगे बढ़ते हैं। 3 बजे तक का और भी कुछ काफ़ी एक्शन हुआ होगा आईटी के अलावा। सबको समेट के मेरे सहयोगी आनंद लेके आए हैं मार्केट सेट 3। आनंद बताए 3 बजे का एक्शन। जी हाँ, आज एट द रेट 3 में सबसे पहले बात करते हैं अरविंदो फार्मा की, जहां पर कंपनी की सब्सिडियरी को एक नई टैबलेट के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है और ये जो टैबलेट है वो ब्लड कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, जिसके शेयर में करीब 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। साइन डीएलएम की बात करें तो नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। मुनाफे में करीब 37% की बढ़ोतरी देखने को मिली और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस आया है FY26 के लिए वो काफ़ी मजबूत दिया है कंपनी ने, जिसके चलते शेयर में करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है। भारत फोर्ज की बात करें तो भारत फोर्ज ने AA इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के अधिग्रहण की मंजूरी उनको CCI से मिल गई है, जिसके चलते शेयर में करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आज आईटी शेयरों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ऑटो शेयरों की बात करें उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स और M&M जैसे शेयर जो हैं वो काफ़ी उनमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और ख़बर ये है कि टेस्ला कंपनी है वो टैरिफ वॉर के बीच में भारत में अपना बिजनेस उतरने का विचार कर रही थी, बिजनेस करने का विचार कर रही थी। उस पर अब वो दोबारा यानी कि रिकंसिडर कर रहे हैं, जिसके चलते ऑटो शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके साथ इंश्योरेंस शेयरों की बात करें तो इंश्योरेंस शेयरों के में भी आज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। डेटा आया है SBI लाइफ का फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है उसमें करीब 11% की गिरावट देखने को मिली है। HDFC लाइफ की फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें तो उसमें 5% की बढ़त देखने को मिली है और ICICI प्रू में भी करीब 18% की बढ़त देखने को मिली है। तो ये सारे वो शेयर्स हैं, वो सेक्टर्स हैं जिनमें 3 बजे तक एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, पॉइंट टेकन है। ये सारे शेयर्स, सारे एक्शंस 3 बजे तक का समेट के आनंद मेरे सहयोगी को बता रहे थे। क्या रियल एस्टेट वैसा ही ट्रस्ट करें जैसे आईटी पे आज हम कर रहे हैं कि आईटी अब बढ़िया है? क्या रियल एस्टेट के शेयर्स भी बैक टू बैक 3 तक चलेंगे? मैक्रोटेक डेवलपर्स का एक शेयर होगा 1366 रुपये का, 53 रुपये के आसपास की बढ़त। वो शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाना। रोहन भाई एक बार जरा आपका टेक चाहिए होगा। ये रियल एस्टेट कंपनीज ग्राउंड पे तो देखो फायर है, कोई दो राय नहीं है। जो 5 महीने की मंदी आई मार्केट के अंदर, हम सबको भी ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट का पैसा जो रियल एस्टेट में जाता है वो काफ़ी तक श्रिंक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखा। पिछले 5 महीने में रियल एस्टेट ग्राउंड चेक आप चेक करेंगे, कहीं कोई स्लो डाउन नहीं है। तो एक बार जरा मेरे को बताइए, बैलेंस शीट में भी एग्रेसिव रहेंगी ना कंपनीज? मैक्रोटेक डेवलपर्स नंबर अच्छे आएंगे इस बार इसके? रियल एस्टेट वैसे हम बहुत इंटरनल देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादातर, उसको पता है कि यूजर बेस मार्केट ज्यादा इन्वेस्टर कम है। जो इन्वेस्टर भी है वो कम गेन टैक्स का मैनेजमेंट करने के लिए ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। सो वो बड़े फ्लैट्स में, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में। आई थिंक सो बिजनेस इज रिसेंट, वो कंज्यूमर मार्केट जैसा हो गया है और बड़े ब्रांड्स पे ज्यादा लोगों की फोकस है। सो क्वार्टर नंबर आएगा वो तो मुझे नहीं पता है, पर ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन रियल एस्टेट, स्पेसिफिकली 3 to 4 कंपनीज के बहुत डिसेंट काम कर रही है प्रोफेशनलिज्म।
ऑरोबिंदो फार्मा को जो स्क्रीन पे लाई है, यहाँ पे स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है। दासातिनिब टैबलेट का यूएसएफडीए का जो है मंजूरी आ गया है। अब देखा जाए तो ये जो ड्रग है ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट को लेके है, एंड ऑफ कोर्स अब जो है 90 दिन का वो पीरियड भी चल रहा है जहाँ पे क्या रेसिप्रोकल टैरिफ्स आ सकता है फार्मा स्पेस पे, उस पर भी सवाल जवाब उठने वाला है। और ऑरोबिंदो फार्मा का जो एक्सपोजर है वो लगभग 30 से लेकर 40% तक का यूएस मार्केट्स में भी है। कुछ अप्रूवल्स भी आ रहे हैं, कुछ F26 में मॉलिक्यूल्स भी ऑफ पेटेंट हो रहे हैं। भारत का जिस तरह फार्मा स्पेस है उतना हारने को, ये आप कह सकते हैं कि एक रिसर्च प्रूफ इंडस्ट्री होती है, खास करके यूएस में जेनेरिक्स का बहुत यूसेज आता है, तो शायद बड़ा इम्पैक्ट यूएस में भी एक्सपोर्ट्स ना पड़े। उस बेसिस पे डोमेस्टिक डिमांड और ग्लोबल डिमांड दोनों ही लगता है कि आगे जाते हुए यहाँ पे अच्छी देख सकती है। बट ओवरऑल रोहन, अगर हम बात करें 5 to 6 मंथ्स बेसिस पे या इवन 1 ईयर बेसिस पे, यहाँ पे इंपॉर्टेंटली ऑरोबिंदो फार्मा के क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स लगते हैं कि भारत के फार्मा स्पेस जो है अच्छी तरह कवर्ड भी है और इंश्योर्ड भी है, ऐसा नहीं है कि उतनी इंश्योर्ड नहीं है ग्लोबली। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे क्या लगता है ऑरोबिंदो फार्मा के लिए? आज खुद जो है डेज हाई पे लगभग 5% ऊपर है। इट्स फैंटास्टिक। आप लोग हमारा जो वो पूरा बिजनेस है फार्मा का स्पेसिफिकली, उसमें सब बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये एक है ना, बहुत ऑटो इंडस्ट्री जैसा हो गया है कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर्स कर रहे हैं, पर वी नीड समथिंग मोर टू उसको रिवैल्यूएशन करने के लिए। क्योंकि एक सेट ऑफ नंबर क्वार्टर ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है, ये सब कंपनीज करेगी, स्पेसिफिकली एपीआई जेनरिक या ड्रग स्पेसिफिक। सो हमारी रुचि वहां पे है कि ये जेनरिक से लेके ब्रांड क्रिएशन में कैसे जाती है, जो मैनकाइंड ने बहुत अच्छा किया है, इसीलिए वो अच्छा वैल्यूएशन भी कोट करती है। और वहां पे उसका यूएसएफडीए का थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है, तो रिस्क कम हो जाता है। तो आई थिंक वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा है। ओवरऑल इट इज गुड ग्रोथ, पर हमारे हिसाब से ओटीसी प्रोडक्ट जहां पे आएगी और यहाँ पे R&D आएगी, वहां पे रीवैल्यूएशन की संभावना ज्यादा है। मैनकाइंड फार्मा के बारे में भी कहा है, आप जरा मैनकाइंड फार्मा का चार्ट भी लाते हैं, आपने कहा एक वैल्यूएशन प्रीमियम भी कमांड करती है, तो मैनकाइंड फार्मा में इंपॉर्टेंटली क्या अहम ट्रिगर्स रह सकते हैं? मैनकाइंड आप देखिए तो एक तो इंडियन पे ही ज्यादातर फोकस है, दूसरा कि उसकी ओटीसी 2-3 प्रोडक्ट है, मैनफोर्स कॉन्डम्स लेके, गैसोफास्ट लेके, ये सब बहुत अच्छा मार्केट शेयर कर दिया और ये बहुत टफ है ये बिजनेस आना। तो वहां पे एक मिक्स ऑफ आपको एक ओटीसी फार्मा प्लस एक इंडियन फार्मा का मिक्स मिल रहा है और एक्सेप्शनल हाई ग्रोथ पे है। सो वहां पे हमारी ज्यादा है बिकॉज वो कंज्यूमर प्लस फार्मा का अच्छा प्ले मिल रहा है। तो वहां पे है नहीं कि सिर्फ एक दो फार्मा जैसे कि प्योर फार्मा प्ले में अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर देखो हमको एज अ फंड मैनेजर वी नीड टू बाय कंपनीज के जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है। तो आज की डेट में फार्मा मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर रही है, तो देखते हैं कि रिजल्ट में क्या कमेंट्री आती है, नया कुछ क्या लाता है, देन वी विल रिवाइज अवर थॉट प्रोसेस। अभी जो है वेट एंड वॉच पॉलिसी रहेगा फार्मा लेके, रोहन की राय है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो है इवेंट्स टू वॉच और अहम क्लोजिंग कॉल के जो डील्स हैं हम आपको बताएंगे। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी की जो तेजी हो गई है वो हो गई है करीब करीब 160 अंकों के आसपास की, लेकिन निफ्टी बैंक में करीब 260 अंकों के आसपास की नरमी। और निफ्टी की तेजी में जो बड़ा वेटेज वो है आईटी का। आईटी स्टॉक्स ने जो तेजी है ना उसको शेड नहीं किया, कोई प्रॉफिट टेकिंग उसमें नहीं। लेकिन एक दुर्घटना ज़्यादा कहें तो बेहतर होगा, कल पहलगाम में हुई जहाँ पर 26 पर्यटकों को आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पूरे देश में आक्रोश है। इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है और पहलगाम में जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आज शाम को पीएम मोदी की मौजूदगी में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक होनी है और उसके जो टेकअवेज होंगे वहां से जो निकलेगा काफ़ी ज़्यादा अहम होगा, तो इसको लेकर हमारी नज़र भी बनी हुई है। अपने दो संवाददाता को जोड़ते हैं जो इन घटनाओं पर करीब से नज़र रखे हुए हैं, डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम मार्केट से हमारे संवाददाता साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा अब चूंकि पर्यटकों की वापसी होने लगी है कश्मीर घाटी से,
तो रेलवे की और एयरलाइंस की तैयारी क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ हैं। लेकिन साहिल, पहले आपके पास आएंगे। खबरें आ रही हैं कि वहां पर सर्च ऑपरेशन काफी ज्यादा तेज है। आप जरा ये बताइए कि अभी माहौल वहां पर क्या है और क्या कुछ हो रहा है, और सरकार कर क्या रही है, किस तरह के डेवलपमेंट्स वहां पर हो रहे हैं? एक के बाद दूसरी डेवलपमेंट मैं आपको बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले कल दोपहर के बाद ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम की बायसरन वैली में, जो कि एक खूबसूरत वैली है और मिनी स्विट्जरलैंड उसे कहा जाता है। वहाँ पे 3 से 4 आतंकवादी घुस जाते हैं और जो वहाँ पे पर्यटक मौजूद थे उनको उन्होंने निशाना बनाया, उन पर गोलियां चलाई और इसके कारण जो 28 पर्यटक हैं उनकी मौत हुई। 12 से 16 पर्यटक घायल थे, जिनको तुरंत फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम और उसके बाद श्रीनगर के सिक्किम मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनको रेफर किया गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। उसके तुरंत बाद जो कि सुरक्षा बलों की पहली प्राथमिकता उस वक्त थी कि रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन करें, उसके साथ ही तुरंत सुरक्षा बलों ने एक आतंक विरोधी अभियान शुरू कर दिया। और जो ये पहाड़ी इलाका है, आप देख सकते हैं, यही वो रास्ता है जो बायसरन वादी की तरफ जाता है और इन्हीं घने जंगलों के भीतर जो सुरक्षा बल है वो मौजूद हैं और लगातार जो आतंक विरोधी अभियान है वो चलाया जा रहा है। ये 3 से 4 आतंकवादी है जिनकी तलाश लगातार भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं। बहुत बड़े इलाके को अपने घेरे में ले रखा है। आपको याद होगा कि कल देर शाम प्रधानमंत्री जो कि विदेश में थे, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचते हैं। श्रीनगर के राजभवन में बैठक हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और भारतीय सेना के बड़े अधिकारी उस मीटिंग में शामिल और गृह मंत्री अमित शाह को ग्राउंड जीरो की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। अब हमने देखा जिन पर्यटकों की इस आतंकी हमले में मौत हुई है उनको गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके तुरंत बाद अटैक साइट पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। बायसरन वैली में उन्होंने ऑफिसरों से बातचीत की, उनको जानकारी दी गई कि किस तरीके से जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात के दौरान भी भारतीय सेना के जवान तैनात रहे, पूरे इलाके को अपने घेरे में रखा। घने जंगल हैं, उन जंगलों के बीच सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का बायसरन वैली में आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनफैक्ट मूवमेंट थी, क्योंकि इससे जो सेना आतंक विरोधी अभियान में शामिल हुए थे उनको कहीं ना कहीं पे उनकी मॉरल बूस्टिंग होगी। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन भी काफी सक्रिय नजर आई। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत जो है घायलों का इलाज करने के लिए उनको हॉस्पिटल बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी एक्शन में नजर आए। उसके साथ साथ उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो है वो पहलगाम पहुंचे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचे। कुल मिलाकर जो गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर का यहाँ पे उपस्थित रहना कल देर शाम से उससे साफ संकेत मिल रहे कि सुरक्षा एजेंसियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि आतंकवादियों किसी भी तरीके से इनफैक्ट जो है निपटाना होगा और खात्मा करना होगा। इसके लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है तो कई तरह के इकदाम उठाए गए हैं। हाई अलर्ट पे पूरे जम्मू कश्मीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी हाई अलर्ट पे हैं और इस पूरी जो स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं पर इस वक्त जो है सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा योगदान नजर आ रहा है। वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बल बारामुल्ला में नाकाम बनाया। 2 आतंकवादियों को उस में मार गिराया गया है। तो इस तरह से कहेंगे तो सुरक्षा बल है वो काफी एक्टिव है, काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनकी उपस्थिति हर जगह बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वो एरिया डोमिनेशन पे फोकस, हर जगह अपनी उपस्थिति जो है वो बनाने के लिए वो उपस्थित रहे, उस चीज पे ज्यादा से ज्यादा वो फोकस करे। फिलहाल अगर हम पहलगाम की बात करेंगे तो पूरा शटडाउन है, क्योंकि लोग काफी नाराज है, काफी गुस्से में हैं इस आतंकी हमले के बाद और पूरी तरीके से जो होटल है, दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं और लोग सड़कों पे आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। यही कश्मीर के अलग अलग हिस्सों का है। आज कश्मीर में खासतौर पर कश्मीर घाटी के जो स्कूल है वो भी बंद रहे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बंद की कॉल दी थी। इसी तरह से बाकी जो सेगमेंट्स है सोसाइटी के, उन्होंने नाराजगी जताई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के लाल चौक में प्रदर्शन किया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। साहिल, बहुत शुक्रिया। कल शाम से ये घटना होने के बाद से काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है और हमारे जो रिपोर्टर हैं वो आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं, इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी आप ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसा कि तस्वीरों को देख के लग रहा है कि ये नेवी के ऑफिसर्स लग रहे हैं।
इस घटना में नेवी के एक ऑफिसर की भी हत्या हुई है। कर्नाटक के थे वो, 26 साल के ही थे और छुट्टियां मनाने अपनी शादी के बाद वो पहुंचे थे पहलगाम में और वहां पर उनको गोली मार दी गई आतंकवादियों के द्वारा। तो काफी हृदय विदारक घटना और काफी नृशंस हत्या है ये। जिस बर्बरता को आतंकवादियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, पूरे देश में आक्रोश काफी ज्यादा है। और इसके अलावा कश्मीर में अब जो पर्यटक हैं वो वहां पर रुकना नहीं चाहते हैं, वो लौटने लगे हैं। समीर, आपने थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें हमें भेजी हमने वो देखी, जरा आप एलोबरेट कीजिए कि किस तरह के हालात हैं श्रीनगर में एयरपोर्ट पर, और क्या रेलवे भी अपनी तरफ से कोई तैयारी कर रहा है ताकि वहां से सुरक्षित वापसी और हो सके पर्यटकों की अपने अपनी जगहों पर? जी बिल्कुल, इस आतंकवादी घटना के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक जो इस वक्त श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में है वो वापसी करना चाहते हैं, जिसको लेकर के अब एयरलाइंस और साथ ही साथ भारतीय रेलवे ने तैयारी करी है ताकि उनको ज्यादा दिक्कतें ना आए। जैसे कि अगर रेलवे की बात करें तो आज वो एक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। ये वन साइडेड स्पेशल ट्रेन है जो कि रात 9 बजे कटरा स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन के लिए चलेगी। इसके साथ ही साथ एयरलाइन ने भी अपनी फ्लाइट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है। मसलन एयर इंडिया ने 2 एडिशनल फ्लाइट ऑपरेट करेगी, एक मुंबई से और एक दिल्ली से। ठीक इसी तरीके से इंडिगो भी एडिशनल फ्लाइट ऑपरेट करेगी। लेकिन इस सब के पीछे ये भी एक दर्द सामने आ रहा है मुसाफिरों का, लोगों का, कि इस मौके पर, इस सेंसिटिव मौके पर जो हवाई किराए हैं वो लगातार वो बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए सुबह ही एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने तमाम एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ में अहम बैठक करी थी और उन्हें ये सख्त हिदायत दी थी कि वो किरायों को, हवाई किरायों को नियंत्रित रखें, काबू में रखें, ताकि उसका जो बर्डन है वो ऐसे संवेदनशील मौके उसका बर्डन मुसाफिरों पर ना आए। इसके साथ डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर ने भी एयरलाइंस को ये कहा है कि वो कनेक्टिविटी को बढ़ाए। श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए तमाम देश के अलग अलग जगहों से जो फ्लाइट ऑपरेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, ताकि सैकड़ों की संख्या में जो हवाई मुसाफिर हैं वापस जो आना चाहते हैं श्रीनगर से, उनको ज्यादा मुश्किलें ना आए। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी तस्वीर ये बता रही है कि श्रीनगर एयरपोर्ट जो यात्रियों की संख्या है, वापसी जो करना चाहते हैं पर्यटक, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और ठीक इसी तरीके का दबाव जो है वो स्टेशन पर भी नजर आ रहा है। और इसको लेकर के रेलवे अपनी तरफ से लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है और वो कोशिश ये करी कि डिमांड बढ़ने पर वो स्पेशल ट्रेन की संख्या को आने वाले वक्त में, यानी कि कल या उस हिसाब से वो आगे बढ़ाएगी। लेकिन ये साफ है कि एक ऐसा मौका है जिसमें एयरलाइंस को ये कहा गया है कि वो अपनी तरफ हवाई किरायों को नियंत्रित रखे, फ्लाइट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए। लेकिन इन तमाम डायरेक्शंस के बावजूद भी कई एग्रीगेटर वेबसाइट पे देखने में आया है कि श्रीनगर के लिए जो फ्लाइट है उनका हवाई किराया 30-40 पार पहुंच गया है। ऐसे में सरकार को इन एग्रीगेटर्स पर कुछ हद तक नजर कसने की या उनके खिलाफ एक्शन लेने की यहाँ पे जरूरत साफ तौर पर नजर आती है। और हो सकता है कि इसी दिशा में देर शाम तक एविएशन मंत्री कोई और बैठे और फिर बदलते वक्त के हिसाब से कुछ नए डायरेक्शन सरकार की तरफ से किए जाएं। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी लेकर आने के लिए। तो देश एकजुट है, सरकार सक्रिय है कि जो मुसाफिर वहां पर भी फंसे हुए हैं, जो थोड़े परेशान हैं, उनको किसी तरह से राहत दी जाए और कम से कम एयरलाइंस मतलब इस स्थिति को बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना समझें, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जैसा कि समीर आप बता रहे थे, आपने जो बातचीत की है नॉर्दर्न रेलवे के जो प्रवक्ता हैं हिमांशु शेखर, उनकी बातचीत भी दर्शकों को सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और रेलवे क्या इंतजाम कर रही है नागरिकों को लेकर। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अब लगातार जो भी चाहे एयरलाइंस हो या फिर रेलवेज अपनी तरफ से पर्यटकों को सुविधा देने के लिए कदम उठा रही हैं। इसी दिशा में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिमांशु शेखर जी, प्रवक्ता नॉर्दर्न रेलवेज। सर धन्यवाद बात करने के लिए। और भारतीय रेलवे वहां पर जो पर्यटक हैं उनकी सुविधा के लिए क्या विशेष तैयारी कर रही है, किस तरीके की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, हमारे जो भी पर्यटक और जो यात्री होंगे, जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए विशेष सुविधा उत्तर रेलवे द्वारा अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा रही है। इसमें हम स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। पहली स्पेशल ट्रेन आज रात में श्री मां वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से 9:20 पर रात में रवाना होगी। आज ये जम्मू तवी रात को 11:05 पे होते हुए कल सुबह 24 तारीख को सुबह 9:30 के आसपास नई दिल्ली पहुंचेगी। इसमें जनरल कोच हैं, स्लीपर कोच हैं, थर्ड एसी कोच हैं और थर्ड एसी इकॉनमी कोच हैं। इसके अलावा हमारे पास वहां और एक भी उपलब्ध है
तो आवश्यकता पड़ने पर यदि समझ में आता है, जरूरत महसूस होती है, तो और ट्रेन, स्पेशल ट्रेन का भी संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन, पर्टिकुलर विशेष ट्रेन है, इसकी बुकिंग्स ओपन हो गई हैं? जी हाँ, इनकी बुकिंग्स ओपन हो गई हैं इस ट्रेन की, और जो भी लोग इस ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध है और आप चाहें तो काउंटर से इसकी बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर रेलवे द्वारा वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, माँ वैष्णो देवी कटरा स्टेशन और जम्मू तवी स्टेशन पर हेल्प डेस्क का प्रारंभ किया गया, हेल्प डेस्क को, जिसको आरपीएफ के जवानों और कमर्शियल विभाग के रेल सेवकों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम अपने जो हमारे एस्टीम्ड कस्टमर हैं, जो यात्री आ रहे हैं या जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी मदद कर सकें। ये नंबर है 0191247016। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यदि जम्मू रीजन से ही, जम्मू क्षेत्र से ही कोई बात करना चाहता है तो 1072 नंबर डायल करके भी लैंडलाइन से बात कर सकता है। जैसा आपने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर आप अतिरिक्त ट्रेन की भी तैयारी आपकी तरफ से है। अभी तक की स्थिति को अगर देखें तो किस तरीके का क्वेरी या जो पर्यटक वहां पर हैं उनकी तरफ से किस तरीके की डिमांड आपको नजर आई है, या वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जैसे और दिनों में भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे, उसी तरह आज भी पर्यटक आ रहे हैं, और यदि पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो ये एंटिसिपेट करके हम कुछ और एक्स्ट्रा ट्रेन चला रहे हैं। अभी तक हेल्पलाइन हमारी जो डेस्क है वो यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है, और बहुत अच्छे में पर्यटकों को, यात्रियों को इसका लाभ मिल रहा है। तो रेलवे के प्रवक्ता हैं हिमांशु शेखर अपनी बात यहाँ पे रखते हुए, और हमारे रिपोर्टर उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक्चुअली बाजार अब बंद होने को हो रहा है। आज का दिन वैसे मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो ठीक दिन निकल आ जाएगा। वजह एक तो गैप अप था, मार्केट उस गैप को कम से कम निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया। बैंक निफ्टी ने 1 स्टेप डाउन होकर आईटी को जगह दी, 4% पर आज आईटी बंद हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज मार्केट के अंदर बड़े शेयरों में रिलायंस का पेंडिंग अभी भी ड्यू है कि ये चल के आपको थोड़ा और रिलीफ पहुंचा सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, डेरिवेटिव एक्सपायरी के अंदर कोई मेजर उथल नहीं हो रही है बाजार के अंदर, बाजार एक सीमित दायरे के अंदर आके फंसा हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि 24,000 मेंटेन हुए लेवल, आज थर्ड डे है जब हमने 24,000 और 24,200 मेंटेन हो रहा है। ये तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट बात है। 5 बात, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भी ठीक बंद हुई है। छठी इंपॉर्टेंट बात, विक्स के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं आया है। 7वीं इंपॉर्टेंट बात, टर्निंग अपने पूरे तरीके से हो रही है। 8वीं इंपॉर्टेंट बात कि अच्छे नंबर्स लाओगे तो मार्केट के अंदर रिवॉर्ड पाओगे। ये एससीएल टेक ने क्लियर किया, और ये काफ़ी हद तक हेवल्स ने भी क्लियर किया जब अपने नंबर्स का रिएक्शन उन दोनों ने दिखाया। आज 9वीं इंपॉर्टेंट बात जो मार्केट्स के अंदर मेरे को आज दिखी, वो दिखी है कि फ़िलहाल अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही मार्केट्स में फॉल की यानी कि प्रॉफिट बुकिंग है, ना ही बहुत बड़े लेवल्स मार्केट के अंदर अवेटेड हो रहे हैं। तो थोड़ा कंसोलिडेशन का रेंज मार्केट के अंदर रहेगा, बट हाँ बायसनेस पॉजिटिव रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि रिवर्सल होगा, अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये ज़रूर कह सकते हो कि हमको कोई भी चीज़ बाइंग जोन डिप में करनी है, ये तो कहा जा सकता है, और ये रिक्वायरमेंट भी करनी भी चाहिए। एक और चीज़ जो मेरे को आज नोटिस हो रही है, 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ऑप्शंस का ट्रेड। ऑप्शंस वाले थोड़ा सतर्क रहें। जैसे मैंने आज भी आपको नोटिस करा, हाईली प्रोफेशनल लोगों को आज उतरना चाहिए। आज आप देखो 1 मिनट के लिए ऐसा भी हुआ था, जो ये निफ्टी अभी आप आज डेज हाई पे बंद हुआ है ना, ये एक बार आज डेज लो पे जाने पे नहीं, लाल निशान में भी हुआ है। तो आज आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि 115 पॉइंट बाद में जोड़े, और इससे पहले करीब 50 पॉइंट नीचे भी जा चुका है। तो करीब अगर रिकवरी देखोगे तो निफ्टी आज दोनों तरफ का स्विंग करा के दोनों तरफ के ट्रेडर्स को काफ़ी हैरान और परेशान किया। बाद में कुल मिला के आज का दिन आईटी के नाम पे ज़्यादा फेमस रहेगा। आईटी और आईटी स्टॉक्स ने आज कमाल करके दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, शरद को भी दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम होगा कल की तैयारी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।